क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेज नंबर 200 है। 200 पेज नंबर पे जो हमारा लास्ट रह गया है, जिसमें हम लोग शायद टूल्स पढ़ रहे थे, तो क्लोनिंग वेक्टर्स का लास्ट वाला पैराग्राफ रह गया था। इस पैराग्राफ में एक्चुअली क्या बताया गया है, अभी तक हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एग्जाम्पल्स किस तरीके के कि हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये जो दोनों डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, हम लोग इनके अंदर डिजायरेबल जीन डालने की कोशिश कर सकते हैं। वो डिजायरेबल जीन इनमें हम लोग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाह सकते हैं कि कोई एनिमल ऐसा हो जिसके अंदर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनने लग जाए या उसमें कुछ फीचर आ जाए, या फिर प्लांट हो सकता है कि हम लोग प्लांट में चाहें कि यार प्लांट में ये वाला गुण आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग एनिमल्स या प्लांट्स के साथ में जब भी काम करेंगे तो कौन से वेक्टर्स होंगे जो हमें हेल्प कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो नेचुरली, अब अगर देखा जाए तो हम लोग जो ये चीजें सीख रहे हैं ये सब नेचर अपने आप करती है। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी नेचर को पता है कि डीएनए को कट कर सकते हैं। लाइगेज है नेचर में प्रेजेंट, यानी नेचर को पता है डीएनए को कैसे कट करना है, कैसे वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, नेचर के अंदर वायरसेस हैं और ये वायरसेस क्या करते हैं, अपने जो छोटा सा डीएनए है उसको किसी और में इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, तो और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, यानी क्लोनिंग वेक्टर जो है वो नेचुरली भी प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग नेचर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये बहुत सारे जो डाइकोट प्लांट्स हैं उसमें डिजीज कॉज करता है, ये एक्चुअली पैथोजन है। ठीक है, हम लोग जितना भी क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करने की कोशिश करते हैं वो सब पैथोजन से होते हैं, क्योंकि हमें पता है पैथोजन के पास वो पावर है या वो कैपेबिलिटी है या वो फीचर है जिससे कि वो अपना डीएनए जो है वो किसी और के अंदर डाल सकता है। इसीलिए हम लोग पहले देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है। एक्चुअली एग्रोबैक्टीरियम जो है, सपोज करो ये एक बैक्टीरियम है, तो इसके पास जो इसका जीनोम है उस जीनोम में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिस पोर्शन को बोला जाता है टीडीएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है ट्रांसफर डीएनए। ये ट्रांसफर डीएनए क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, कोई भी, इसके अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, और ये है एक बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल जो है, यहाँ से जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना ये वाला जो पोर्शन है टीडीएनए, ये इस प्लांट के अंदर एंटर कराता है और ले जाके इसका जो जीनोम होगा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा देता है। ठीक है, तो इसके अंदर टीडीएनए होता है, ये टीडीएनए है जो कि एक नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करवा देता है। ये नॉर्मल प्लांट सेल था, इसमें इनकॉर्पोरेट करा के इसको क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा ट्यूमर सेल में। अब ये क्या करेगा, अगर तुम लोगों को चैप्टर 8 याद हो तो ट्यूमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं, कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ जीन्स होते हैं जिनको बस एक्टिवेट कराना है, और एक्टिवेट करा दिया तो वो अपने आप ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूमर सेल्स में। तो क्या करता है, इस टीडीएनए का काम है उस प्लांट सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, ट्यूमर बनवा देगा। ठीक है, और ट्यूमर बनवाने के बाद क्या करेगा, ये कहेगा जो पैथोजन है इसको, ये जो पैथोजन है इसको जो जो केमिकल्स चाहिए वो ये प्लांट सेल बना के दे। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे पास पैथोजन है ये डिजीज कॉज कराएगा। इसके अलावा ये तो हुआ एक प्लांट्स के अंदर, ये एग्जांपल किसका हुआ, प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर कौन है ऐसा जो नेचुरली प्रेजेंट है, वो है एग्रोबैक्टीरियम, नाम याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ये नाम याद रखना है कि ये प्लांट के अंदर एक ऐसा वायरस है, सॉरी एक बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरिया है। इसके बाद दूसरा लेते हैं हम लोग रेट्रोवायरसेस का एग्जांपल। रेट्रोवायरसेस हम लोग चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हम लोगों ने एचआईवी पढ़ा था तो हमने देखा था रेट्रोवायरस क्या करता है, अपने छोटे सा डीएनए जो है उसको इनकॉर्पोरेट कराएगा जो भी एनिमल सेल है उसके अंदर,
और फिर वो एनिमल सेल क्या करेगा, फैक्ट्री की तरह काम करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी और रेट्रोवायरसेस हैं जिनका क्या काम है, एक नॉर्मल सेल को, ये है एक नॉर्मल सेल, इसको कन्वर्ट कर देगी कैसे में, एक कैंसरस सेल में। ठीक है, कैंसर सेल क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड हुए जाएगा। और जब ये कैंसर सेल क्या है, जो कॉन्टिन्यूअसली मल्टीपल कॉपीज बनाए जा रहा है। ओ बेटे मजा आ गया, जूस पिए जूस। तो ये कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो ये जो एबिलिटी हम लोग नेचर में ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं जितना भी है हम लोग वही करते हैं कि क्या कर रहे हैं, जो चीजें नेचर में प्रेजेंट है उसको हम अपने बेनिफिट के लिए कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने देखा है कि रेट्रोवायरस है, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस प्लांट्स में भी होते हैं जिनके पास स्पेशल फीचर है कि वो अपना कॉपी जो है मल्टीपल बना सकते हैं। तो अगर हम उस वायरस के साथ अपना डिजायरेबल वाला जीन जोड़ दें और कुछ ऐसा करें कि जो वायरस है वो बीमारी कॉज ना कर पाए, यानी कि वो मल्टीपल कॉपीज तो बनाए बट डिजीज कॉज ना करे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी और जो भी हम लोग सेल यूज कर रहे हैं उसको किसी तरीके की डिजीज भी नहीं होगी। तो ये चीज साइंटिस्ट जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में कर चुके हैं। एग्जाम्पल है कि जो एग्रोबैक्टीरियम है जिसकी हम लोगों ने अभी बात की, एग्रोबैक्टीरियम का एक प्लाज्मिड होता है, क्योंकि हमने कहा इसके पास ये कैपेबिलिटी है, वो टीडीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। वो टीडीएनए एक्चुअली कहाँ होता है कि अगर मैं ये एक बैक्टीरिया बनाती हूँ, ये इसका जीनोमिक डीएनए है। ठीक है, मैंने एक सर्कल सी लाइन सीधी ऐसे नहीं बनाई क्योंकि हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसीलिए नहीं बनाया, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे प्लाज्मिड्स तो होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्लाज्मिड्स हैं। इन प्लाज्मिड में से किसी एक प्लाज्मिड में छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम टीडीएनए कहते हैं। ठीक है, और ये जो टीडीएनए है इसको कैरी करने वाला जो प्लाज्मिड होता है उसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हम कहेंगे टीआई प्लाज्मिड, यानी टीआई प्लाज्मिड कौन सा प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसके अंदर टीडीएनए प्रेजेंट है। ये जो टीडीएनए है जिसको ट्रांसफर डीएनए भी कहते हैं, ये टीडीएनए ट्रांसफर हो जाएगा जब कोई और दूसरा सेल आएगा, एक प्लांट सेल को इन्फेक्ट करना होगा तो उस प्लांट सेल के अंदर ये पोर्शन चला जाएगा और फिर ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो टीआई प्लाज्मिड है इस टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, नाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। लेकिन फर्क क्या हुआ है, ये जो पूरा टीआई प्लाज्मिड था इसमें से सिर्फ जो क्लोन करवाने वाली फीचर है उसको रखा, लेकिन जो डिजीज कॉज करने वाले जीन थे उनको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, कि मेरे पास सपोज करो एक पूरा अच्छा खासा बड़ा सा प्लाज्मिड है। ठीक है, ये पूरा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में इतना पोर्शन है मेरा टीडीएनए जो कि मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन ये इतना है जिसका काम है, इसका इसका काम है डिजीज कॉज करवाना। तो अगर मैं इस पूरे प्लाज्मिड में से इस पोर्शन को हटा दूं तो मेरा जो बाकी का प्लाज्मिड है नॉर्मल काम करेगा, टीडीएनए को ट्रांसफर करेगा, कॉपीज बनाएगा, लेकिन अब वो बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हाँ, हम क्या करेंगे, हमने पहले तो इसको ऐसे मॉडिफाई किया कि इसका डिजीज कॉज करने वाला जीन हटा दिया, उसकी जगह पे क्या करेंगे, इसको हटाया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, अपना वाला जीन। अरे ये हमारा डीएनए था, इसमें हमने अपना यहाँ पे जिस जगह पे पहले डिजीज वाला हुआ करता था इस पे अब हमने अपना डिजायर्ड वाला लगा लिया। ठीक है, ये हमारा यार पेंसिल ही नहीं आती, ये हुआ, ये हमारा डिजायर्ड वाला जीन हुआ, वो टीडीएनए था हमारा। अब ये बन गया एक वेक्टर।
और वो कैसा वेक्टर बन गया, ये हो गया आर्टिफिशियली मेड। अभी इसको हमने आर्टिफिशियल मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड, ठीक है टीआई प्लाज्मिड। लेकिन अब इसके अंदर से जो डिजीज कॉज करने वाली चीज थी वो गायब हो गई, इसीलिए हमारे ये बेनिफिट में आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाकी सब खुद रहने दो, डिजीज वाला हटा दो, डिजीज की जगह अपना डिजायर्ड वाला जीन लगाओ और उसके बाद इससे मल्टीपल कॉपीज बनवाओ, ठीक है। तो तुम लोगों को बस ये याद रखने हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर तो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और इसमें भी एनिमल्स को नॉर्मल रेट्रोवायरसेस, उनके अंदर सिंपल रेट्रोवायरसेस का नाम याद रखना है क्योंकि मल्टीपल रेट्रोवायरसेस होते हैं। और दूसरी बात होती है एनिमल सेल थोड़ा कम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म की जगह छोटा सा सिर्फ सिंपल क्रोमोसोम यूज कर लिया जाए, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने YAC BAC याद है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, चैप्टर 6 में पढ़े थे ना, जो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो सिर्फ क्रोमोसोम्स का यूज कर लेते हैं, बना दिखा लेंगे, सिंपल प्लेन बनाइयो, ठीक है। चाहे तो मसाला भी थोड़ा कम कर दियो, जितना नॉर्मल होता है उससे थोड़ा कम। चलो, ये सारा हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है, अगर तुम लोगों को मोटा मोटा थोड़ी सी याद हो तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास सबसे पहले डिजायरेबल जीन होता है, ठीक। ये डिजायरेबल जीन हम किस में से निकालते हैं, जो हमारा डोनर है, पहली चीज। उसके बाद हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होते हैं, जो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिजायरेबल जीन है वो ऐसी रोड पे पड़ा हुआ तो नहीं घूम रहा, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, उसमें से निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर उसके अंदर डालेंगे जिसको हम चाहते हैं ये वेक्टर की तरह काम करे और दूसरे में पहुंचाए, तो हमें हर बार डीएनए कट करने की और लाइगेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। फिर हमें लाइगेजेस चाहिए, फिर हमें वेक्टर चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर जो कि मल्टीपल कॉपीज बना सके, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए लिया, ये मान लो सपोज करो ये हमारे पास एक बैक्टीरियल डीएनए था, इसका मुझे इतना सा पोर्शन चाहिए, सिर्फ इतना सा, ठीक। एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर है, मुझे इसको इसमें ट्रांसफर कराना है, ये इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक। दोनों को मिला के मैंने एक बना दिया, तो ये बनेगा ये, और इसमें छोटा सा पोर्शन आएगा इसका, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी मल्टीपल कॉपीज कहाँ होंगी, एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर घुसाना पड़ेगा। क्या कोई भी बैक्टीरिया ऐसे ही अपना डीएनए किसी का भी एंटर करवा लेगा अपने अंदर, नहीं करवाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें याद हो तो हमने चैप्टर 6 में एक प्रोसेस पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एस वाले थे, क्या हुआ, पानी पीना है, कि जो एस वाले बैक्टीरिया थे उनका डीएनए एक दूसरे बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब हो जाता है या वो उसको ले लेते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी बैक्टीरिया के अंदर घुसाना है, ठीक। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती कि एक बैक्टीरिया लिया, उसके साइड में यहाँ पे मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए रख दिया और ये मजे से इसको आसानी से ले ले, नहीं। तो क्या होता है कि कोई भी सेल है, चाहे वो हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं, एनिमल सेल लेते हैं या प्लांट सेल लेते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो एंटर करे, तो उसके लिए हमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है।
क्योंकि डीएनए जो है, ये जो डीएनए है, अगर तुम्हें याद हो, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है डीएनए, इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके अंदर होती है, चाहे तुम एनिमल लो, प्लांट्स लो या बैक्टीरिया लो। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो फैटी एसिड से बनी होती है। ठीक है, याद है डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स है ना, लिपिड्स के थ्रू कोई भी चीज ऐसी जा सकती है जो लिपिड सॉल्यूबल हो, लेकिन जो डीएनए है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, तो वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, इन सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। वी हैव टू मेक दीज सेल्स कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब क्या है, वी हैव टू मेक दीज सेल्स प्रिपेयर्ड। हम लोगों को इनको थोड़ा सा वीक करना है, ताकि ये सेल्स जो हैं वो डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अंदर एंटर करने दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी सेल कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग कॉम्पिटेंट बनाने के लिए देखेंगे बैक्टीरियल सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल को कैसे बनाया जाए, एनिमल सेल को कैसे बनाया जाए, उसके अंदर कैसे घुसाया जाए, या फिर प्लांट सेल के अंदर कैसे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कराया जाए। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, इसको हम लोग कैल्शियम आयंस की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रीट कराते हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम या कोई कैल्शियम का कोई भी साल्ट हो जिससे कैल्शियम के आयंस बनते हो, उस सोल्यूशन के अंदर हम इन सेल्स को रखेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्या किया, ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम होता है, दूसरे डाइवेलेंट कैटायन भी यूज किए जा सकते हैं, बेरियम के सॉल्ट्स भी। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि डीएनए जो है वो उसके अंदर एंटर कर पाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो अभी बिल्कुल घुस नहीं पाएगा हमारा डीएनए की, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम इसको आइस पे रख देते हैं। जो सेल्स हैं उसको आइस में रखते हैं। आइस में रखने का मतलब हम लोगों ने 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे उनको रखना है। ये करा। थर्ड हमारा जो स्टेप आएगा, हम इसको हीट पे ले जाएंगे, यानी तुरंत ठंडा किया और तुरंत गर्म कर दिया। ये जो 42 डिग्रीज के अराउंड हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी माइनस से 42 में लेके जाएं तो एकदम से इसके लिए क्या हो गया, ये एक तरीके का हीट शॉक हो गया। अपने आप को ही सोचो, अगर तुम्हें एक बार को बर्फ में लिटा के और फिर एकदम से गर्मी दी जाए तो क्या होगा, तुम्हारा भी दिमाग है वो सदमे में आ जाएगा, हो जाएगा ना, कि एक तरीके से शॉक लग जाएगा। तो सेल भी जो है वो एक तरीके के शॉक में आ जाता है। अच्छा, चौथा तुम्हें क्या करना है, हीट रख के इसको वापस आइस पे फिर से रखना है। तो क्या होता है, ये जो 2-3 स्टेप्स होते हैं, हाँ फिर से आइस पे रखना है। 3-4 बार हम जब ये चीज करते हैं तो जो सेल है वो क्या है, कंप्लीटली लूजेज इट्स कंट्रोल। ये इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता कि मेरे अंदर क्या आ रहा है या मेरे बाहर क्या जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक तरीके से क्या किया है, इसकी जो सेल है, सेल की सुध बुध गायब कर दो। ठीक है, पहले उसको कैल्शियम या कोई भी दूसरा जो डाइवेलेंट कैटायन है उसके साथ ट्रीट कराओ, फिर उसको आइस पे रखो, फिर उसको 42 डिग्री पे हीट दो, फिर उसको वापस आइस पे रखो। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हीट कोल्ड शॉक जो है इसकी वजह से जो सेल है वो हो जाता है कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब अब जो सेल है वो डीएनए के साथ अगर मैं रख दूं तो डीएनए को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इतने ये 4 स्टेप्स करके जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो एंटर करा देते हैं हम लोग। ठीक, ये हुई बैक्टीरियल सेल के लिए। लेकिन सिर्फ इसी तरीके से नहीं, दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि हम लोग एनिमल सेल के लिए,
जो एनिमल सेल है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन है लेकिन माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे मतलब है तुम्हारे पास एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, एक इंजेक्शन लेना है जिसकी नीडल बहुत ही पॉइंटेड होगी, जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगी इतनी माइन्यूट लेनी है। ठीक है, और उसके बाद जो डीएनए है वो इस सिरिंज में भर के इसके अंदर सीधा इंजेक्ट कर देना है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये हुआ एनिमल सेल के लिए। थर्ड हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ये काम करते हैं, आई होप सबको आवाज आ रही है। हाँ, जब भी हम लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं 100% श्योरिटी नहीं होती कि सपोज करो मैंने 1000 सेल्स लिए हैं, उन सबको हीट शॉक दिया, सबको हीट पे रखा, इस पे रखा, इस पे रखा, हीट पे रखा, तो उसमें से 1000 में से कोई हो सकता है 100 सेल्स हो सकता है 200 हो सकता है 50 हो, यानी कि 100% सभी सेल्स डीएनए को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज होती है कुछ, तुम कितना भी कुछ भी कर लो बायोटेक्नोलॉजी में 100% एफिशिएंसी और एक्यूरेसी नहीं मिलती। तो इसीलिए फिर क्या होगा, जो सिलेक्ट जिनके अंदर वो एंटर कर जाएगा तुम्हें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें कौन हेल्प करता है, सिलेक्टेबल मार्कर, जो हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर्स में एक छोटे से सब टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन दूसरा तरीका जिससे हम लोग एनिमल सेल्स को यूज करते हैं। तो एक एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है, 1-2 साल पहले शायद मैंने देखा था कि स्पेसिफिकली पूछा गया था, बताओ आपको अगर किसी एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, और अगर आपको प्लांट सेल को बनाना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 2 के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल के लिए हम क्या करते हैं, सीधा माइक्रो इंजेक्शन। हाँ, वो चारों स्टेप्स लिखने हैं। बिल्कुल, एनिमल में सिर्फ माइक्रो इंजेक्शन लिखना है और सीधा लिखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें न्यूक्लियस में उसको इंजेक्ट करना है, इसीलिए मैंने न्यूक्लियस बनाया ना, मैंने ये नहीं कहा कि सेल के अंदर, मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करना है तुम्हें। ठीक है, थर्ड हम लोग लेते हैं प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं जीन गन, यानी एक बंदूक लेनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में, एक बंदूक लेनी है, उस बंदूक की जो गोली है, इसको खिला ये भी इसको खिला दे, तो वो जीन गन है, उसकी गोली लेनी है, गोली के ऊपर तुम्हें क्या करना है, अपना डीएनए चिपकाना है और फिर उस गोली को दाग दो न्यूक्लियस पे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड बहुत ज्यादा बहुत कम ना हो, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही जाके रुक जाए, न्यूक्लियस फोड़ के बाहर ना निकल जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जीन गन का दूसरा नाम है बायोलिस्टिक्स। ठीक है, दोनों सेम है, जीन गन बोल सकते हैं या बायोलिस्टिक्स बोल सकते हैं। बायोलिस्टिक्स में क्या करेंगे, हम लोग सेल्स को बम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड AU या फिर टंगस्टन W। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स लेते हैं और इनको कोट कर देते हैं कि मैंने एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल पे मैंने क्या किया, अपना डीएनए इस तरीके से कोट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक प्लांट सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था, अब मैं इस पे कंटिन्यूअसली फायरिंग कर देती हूँ, ये पार्टिकल्स जो है बहुत हाई स्पीड से अपनी मशीन लेके इसके ऊपर बम्बार्डिंग कर देती हूँ, इसके ऊपर जोर जोर से फेंकती हूँ, जो भी मेरी गन है मेरे पास पार्टिकल्स फेंकने वाली, उससे इसके ऊपर बम्बार्डिंग करती हूँ, तो वो बम्बार्डिंग से जो है ये इसके न्यूक्लियस के अंदर
जो पार्टिकल है वो लेके चला जाएगा डीएनए को, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट और बताया हुआ है जो कि स्पेसिफिकली नहीं है कि कौन से के लिए है, लेकिन जस्ट एक कॉमन मेथड जिसमें क्या कर सकते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन ले लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन एज वेक्टर, कि जो वेक्टर है उसको डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म करने का मतलब होता है कि हमने उसका डिजीज कॉज करने वाला जो जीन है उसको हटा दिया, क्योंकि पैथोजन ही यूज कर रहे हैं ना, हमने पैथोजन लिखा, और पैथोजन कौन है, हर वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है वो पैथोजन है। अब तुम्हें उसे डिसआर्म करना है, डिसआर्म करने का मतलब उसके हाथ काट दो, हाथ काटने का मतलब हाथ क्या कर रहे हैं, उसके बीमारी कॉज करवा रहे हैं, यानी कि तुम्हें उसके डिजीज कॉज करने वाले जीन्स को रिमूव कर देना है, तो वो डिसआर्म्ड पैथोजन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको कहो कि जाओ तुम सेल को इन्फेक्ट कर दो, वो सेल को इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करने का मतलब वो अपना जो डीएनए हम लोगों ने वेक्टर के अंदर डाला हुआ है, वो अपना डीएनए जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको फिर जिस भी सेल को इन्फेक्ट करवा रहे हो उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, या हम कह सकते हैं होस्ट को हम लोग कंपिटेंट बना देते हैं ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, या अपटेक कर सके। इतना समझ आ गया सबको? इतना समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके साथ हमारा ये जो टूल्स हैं सारे के सारे टूल्स खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रोसेसेस पे। अच्छा मुझे ये बताओ, 43 हो गए हैं तो मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और रुकेगी ये वाली क्लास। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दूं, आज खत्म कर दूं चैप्टर को, या नेक्स्ट क्लास में करूं? आज के लिए काफी है। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं लास्ट का एक पैराग्राफ और बता दे रही हूँ, ठीक है, कि प्रोसेसेस, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में है कि तुम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, ये तो है सारा थ्योरेटिकल कि तुम थ्योरी किस चीज पे बेस्ड काम कर रहे हो, अब आता है तुम कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे कैसे करना है, क्योंकि जब तुम डीएनए के साथ काम कर रहे हो, तुमने कह दिया कि डीएनए को कट करना है, क्या तुमने ये सोचा वो डीएनए आया कहाँ से, किसी में से निकालोगे, सेल में से निकालोगे। अब सेल में से डीएनए कैसे निकालोगे, ये हमारी पहली प्रोसेस बनती है, ठीक है, जो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसे आइसोलेट किया जाए, जो है तुम्हारा डीएनए या आरएनए, ठीक है। हम लोग डीएनए पे फोकस करेंगे क्योंकि ज्यादातर जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि उन एनिमल्स में की जाए जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए सिर्फ रेट्रोवायरसेस में है, तो रेट्रोवायरसेस के साथ हम लोग उनका कोई बेनिफिट नहीं चाहते रेट्रोवायरसेस का, इसीलिए हम लोग अपना सारा का सारा जो ध्यान है वो डीएनए पे फोकस करेंगे, ठीक। चलो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, ये हम लोगों का एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, जब भी स्कूल खुलेंगे हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक सेल जो मटर, सपोज करो हम लोगों ने मटर ले ली, ठीक है, मटर जो है वो लिविंग सेल से बनी हुई है। सबसे पहले उसकी फिजिकल ब्रेकेज जरूरी है। फिजिकल ब्रेकेज होने का मतलब तुमने उसकी चटनी बनानी है, यानी जो सारा का सारा टिश्यू है, क्योंकि जब मटर है तो वो तो पूरा टिश्यू है ना, टिश्यू है, उसके अंदर पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फिजिकल ब्रेकेज करनी है। फिजिकल ब्रेकेज तुम लोग कैसे कर सकते हो, मोटर पेसल में उसको पीस लो, यानी जो ये मिक्सी है, हाँ मैश करना है, बिल्कुल अच्छे से चटनी बनानी है, उसको पीस देना है। पीसने से क्या होगा कि अब जो सेल्स है ना वो फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से, सेल्स जो हैं वो आपस में 2-4 सेल्स कुछ जुड़े जुड़े रह जाएं, लेकिन जो टिश्यूज है वो टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा हमने क्या करना है, जब हम लोग टिश्यू से सेल्यूलर लेवल पे आ गए,
ठीक है, सेल्यूलर लेवल पे आ गए। अब हमें सेल को भी ब्रेक करना है। सेल्स को ब्रेक कैसे करेंगे? सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। प्लांट सेल जो हैं वो उनके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट्स की सेल्यूलेज से। ठीक है, फिर अगर हम फंजाई यूज कर रहे हैं तो फंजाई की काइटिन से बनी होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लांट या एनिमल सेल यूज कर रहे हैं हम लोग, चाहे बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, प्लांट यूज कर रहे हैं, एनिमल या फंजाई, जो भी सेल यूज कर रहे हैं सोर्स की तरह, वो स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ हम उसे ट्रीट कराते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के लिए हम लोग लाइसोजाइम यूज करेंगे। वो क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। सेल्यूलेज जो है वो क्या करेगा? प्लांट सेल की जो सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। काइटिनेज काइटिन को डाइजेस्ट कर देगा। काइटिन है फंजाई के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से टिश्यू स्पेसिफिक एंजाइम ले लेंगे और उनसे उनकी जो आउटर मोस्ट टफेस्ट कवरिंग है उसको ब्रेक करा देते हैं। एक बार ये जो सेल्यूलोज वाली लेयर है वो गायब हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो तुम सिंपली ना सेल्स को पानी में डाल दो। पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? वाटर मूवेबल होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। तो प्लांट जो है वो पानी जो है सारा सेल्स के अंदर बढ़ जाता है और वो नॉर्मल स्वेलिंग से ही फट जाते हैं। जैसे मिश्री या चीन ये जो होती है, किशमिश पानी में डाल दो, पानी घुस जाता है ना इसके अंदर। तो क्योंकि किशमिश के आसपास तो जो है वो सेल्यूलोज की लेयर है इसीलिए वो फट नहीं पाती। लेकिन जब हमने ऊपर की लेयर हटा दी तो सिंपल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वाटर का प्रेशर भी होल्ड नहीं कर पाती और वाटर के प्रेशर से ही वो फट जाती है। ठीक, तो ये हो गया, तुमने सारे सेल्यूलर जो कंपोनेंट थे वो सारे अब पानी के अंदर आ गए। ठीक, अब तुम क्या करोगे? उसमें से जो जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए उसके लिए उसके उसके एंजाइम यूज कर लो। जैसे आरएनए, आरएनए के लिए क्या करोगे तुम? राइबोन्यूक्लियेज ले लो। राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा? आरएनए जितना भी होगा उसके अंदर उसको सारे को डाइजेस्ट कर देगा, छोटे छोटे पीसेस में कर देगा। ठीक, प्रोटीएज ले लो। प्रोटीएज क्या करेगा? जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, या दूसरे जो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो कार्बोहाइड्रेजेस ले लो। तो क्या होगा? ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। हमारा क्या रह जाएगा? बड़ा बड़ा मोटा सा मॉलिक्यूल, डीएनए इंटैक्ट रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, समझ आई तुम्हें कि हम बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं? फाइनली इसमें डाल देते हैं एल्कोहल, चिल्ड एल्कोहल डालते हैं। ठीक है, चिल्ड एल्कोहल से क्या होता है? हमारा जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब है कि वो थोड़ा जमा जमा सा हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक, नीचे बैठ जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें नीचे यहाँ पे हमारा जो डीएनए वो बैठ गया, बाकी सब छोटे छोटे पीसीज में थे वो यहाँ पानी में घुले रह गए, जो भी हम लोगों ने सोल्यूशन लिया था। क्या इन दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है आसानी से? ऊपर का, बिल्कुल ऊपर से सारा का सारा पानी वाला जो फिल्ट्रेट है उसको निकाल दो, नीचे वाला रह जाएगा। ये हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों को फाइन थ्रेड्स जो हैं डीएनए के मिल जाते हैं। अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ एक, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे ये व्हाइट व्हाइट सा प्रेसिपिटेट जो है ये एक्चुअली डीएनए है। ठीक है, तो जब हम करेंगे एक्चुअली में लैब में करेंगे डीएनए एक्सट्रैक्शन तो तुम्हें इस तरीके के व्हाइट व्हाइट जो है वो थ्रेड लाइक थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल दिखाई देगा जो तुम्हारा डीएनए होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। इससे आगे की जो प्रोसेसेस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू